इसको बॉईल करने के बाद इसके कबाब बनते हैं, तो ये बिल्कुल गोश्त जैसा ही जायका देते हैं। अच्छा, हमारी कोटिंग हो गई है अब जी तैयार, तो हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए कढ़ाई। गैस ऑन कर देती हूँ। ऑयल हमें इसमें इतना लेना है कि बस ये फ्राई हो जाए और फिर उसी ऑयल में हमें इसको पकाना भी है। तो इसलिए हम ज्यादा ऑयल का यूज नहीं करेंगे, जितना मतलब एक सब्जी बनाने में चाहिए होता है हमें उतना ऑयल चाहिए बस। इसमें दही का इस्तेमाल ग्रेवी के लिए किया जाता है? ग्रेवी के लिए। ठीक है। कटहल फ्राई करने के बाद सायरा जी क्या करेंगे हम? अगर कटहल फ्राई करने के बाद हमें इसको लाइट रखना है, ज्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। फिर उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। अच्छा, और फिर कटहल इसमें डालकर ग्रेवी में फिर थोड़ा पानी डालकर हम इसको गलाएंगे। तो हम इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं? नहीं, डीप फ्राई नहीं करना है। थोड़े से तेल जी। में इसे एक बार हम हाँ, अच्छी तरह प्रॉपर्ली जी। सेक लेंगे। ठीक। तो अब हम इसको डालेंगे थोड़ी थोड़ा करके। वैसे बहुत से लोग कटहल को जो है वैसे भी खाते हैं एक फ्रूट की तरह। अच्छा जी, तो लेकिन उसके लिए ये होता है कि ये जब पेड़ पर होती है तो तभी अगर पक जाती है बहुत अच्छी तरह जी। से, तो इसको फिर फ्रूट की तरह मीठा हो जाता है ये अच्छा। पकने के बाद। अच्छा, तो ऐसे भी यूज करते हैं, लेकिन ये कच्चा कटहल होता है जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होता है। ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाकर फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इनको निकालेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा स्पून चाहिए। लाइन में पकड़ लीजिए। इससे एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। जी। गैस सिम कर देती हूँ मैं। जी, अब इसी ऑयल में हम सबसे पहले डालेंगे जीरा। ठीक है। जब ब्राउन हो जाएगा जी। जीरा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। ठीक है, इसे चला दूं? जी, प्याज हमें सॉफ्ट करनी है। ठीक है। अब देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है जी। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। मिर्च पाउडर डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। जी। हल्दी, और धनिया पाउडर और नमक हम टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। ठीक है। फिर थोड़ा पानी डालेंगे इसमें। पानी डालकर हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। जब मसाला भुनने लगेगा तो फिर हम इसमें दही डालेंगे। ठीक है। मसाला पूरा भुन जी। जाने के बाद जी, दही दही डालेंगे। ऐड करेंगे। दही के साथ मसाला नहीं पकाया जा सकता? नहीं, पका सकते हैं, लेकिन ये होता है कि दही क्योंकि पानी छोड़ती है और ये कटहल जो है वो जल्दी ही गल जाता है। अच्छा। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि दही के पानी में ही मतलब गल जाए पानी, ताकि कम डालना पड़े। ठीक है। देखिए मसाला तैयार है भुनकर। जी। तो हम इसमें दही डालेंगे। आप स्पून दे दीजिए। चलाती रहिए इसको ताकि ये जो है मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। फिर हम इसमें कटहल डालेंगे। तो कटहल डालने के लिए मुझे एक और स्पून दे दीजिए आप, बड़ा।
से मिक्स करेंगे। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है? नहीं, बस थोड़ा सा डालेंगे मामूली सा पानी। ठीक है, तो मैं डाल दूं? जी। बस। अब ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। ले, ये ली दूसरे चम्मच ले। हरा धनिया। अब इसको गलने तक हमें ढककर रखना है। तो सरवर जी, अब हम इसको ढकते हैं जी, ताकि अच्छे से गल जाए। जी। तो चलिए नाज़रीन, थोड़ा और इंतजार करते हैं ताकि हमारा जो कटहल है वो अच्छे से गल जाए। तो चलिए नाज़रीन, देखते हैं कि हमारी जो ये कटहल और अंडे का कॉम्बिनेशन है तैयार हुआ है कि नहीं। आइए जी, चेक करते हैं। जी। तो ये बिल्कुल तैयार होने वाला है। तो थोड़ा सा हम इसको चमचे से चलाते हैं ताकि मिक्स हो जाए आराम से। तो ये जो है हम थोड़ा वैसा बनाते हैं, सूखा सूखा सा। जी, आसानी से रोटी के साथ जी। ऑफ कोर्स खाई जा सकती है। तो बस अभी इसका ऑयल जो है जब अलग हो जाएगा थोड़ा, तो यानी कि भुन गया है। जी। तो हमें इसको भूनना होता है अच्छी तरह से। ये देखिए आराम से। फिर इसके जो पीसेस होते हैं जी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम गोश्त खा रहे हैं। जी। क्योंकि इसमें जो रेशे होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं पकने के बाद। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। जी। तो सर्व करने के लिए हम लेंगे सर्विंग प्लेट और गार्निश के लिए उबला हुआ अंडा। ठीक है, ले मैं पकड़ लूं? तो नाज़रीन, बनकर तैयार है कटहल विद एग। शुक्रिया सायरा जी। शुक्रिया। तो लीजिए दोस्तों, कटहल और एग का ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आया होगा, हम इसकी पूरी उम्मीद करते हैं। आप भी इसे घर पर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए नोट कीजिए इसकी रेसिपी। कटहल विद एग बनाने के लिए चाहिए कटहल, अंडा, प्याज, जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पत्ता, टमाटर, बॉइल्ड एग, दही, तेल और तेज पत्ता। कटहल विद एग बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बाउल में कटहल, अंडा, फिर एक कढ़ाई में जीरा, प्याज, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, नमक और पानी डालकर भूनें। फिर उसमें दही, फ्राई कटहल और हरा धनिया डालकर पकाएं और एक सर्विंग प्लेट में निकालकर ऊपर से अंडे डालकर सर्व करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आई होंगी और आप उन्हें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सायरा बानो जी का, जो इतना मसरूफ रहने के बावजूद हमें अपना वक्त देती हैं। सायरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आपको याद दिला दूं कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकती हैं। बस आपको अपनी रेसिपीज हमें भेजनी होंगी। जो भी रेसिपी सिलेक्ट होती है उसे हम फ्राइडे को अपने प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। अपनी रेसिपीज भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है अक्से रसोई, 2E/12 3rd फ्लोर, झंडेवालान एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली 110055। हमारा ईमेल आईडी है responseurdu@etv.co.in। तो दोस्तों, अक्से रसोई के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार मैं सरवत ज़हरा आपकी खिदमत में दोबारा जरूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ, बला कशाने मोहब्बत पे जो हुआ सो हुआ। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत में गजब है, हम ऐसे कानून बनाते हैं जो अपराधी पैदा करते हैं। हाँ, कानून से अपराधी बनना अपने यहाँ एक रूटीन बात है। इस तरह के कानून अपने यहाँ तब बनते हैं जब जनता के भभके या वोट की राजनीति में सरकार अंधी होती है, वह विवेक खोई हुई होती है। बोफोर्स घोटाले से जब राजीव गांधी परेशान थे तो दलित वोटों को रिझाने के लिए SC/ST उत्पीड़न कानून बनाया। आज पूरे देश में इस कानून की आड़ में असंख्य मुकदमे हैं। इस कानून के हवाले असंख्य अपराधी पैदा है। ऐसे ही दहेज हत्याओं का जब हल्ला हुआ तो आवेश में ऐसा कानून बना जिसने परिवारों को गैर जमानती आरोपी बना डाला। यौन शोषण का हालिया कानून भी ऐसा है। किसी महिला ने किसी पुरुष के आचरण की शिकायत की तो पुलिस के हत्थे उसका चढ़ना अनिवार्य है। ऐसा अगला कानून सांप्रदायिकता रोधी विधेयक है। इसमें तमाम तरह की मीन मेक पर व्यक्ति को आचरण, बयान, ड्यूटी में लापरवाही, संगठन जुड़ाव के हवाले क्रिमिनल करार दिया जाएगा। क्रिमिनल न्याय प्रक्रिया का हत्या, चोरी, धोखा, बलात्कार जैसी जघन्यता पर फोकस रहना चाहिए, न कि आचरण या मंशा के हवाले अपराधी पैदा कराने वाली व्यवस्था पर। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जिस तरह की इंतखाबी हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, उसे देखकर लग रहा है कि इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही मुल्क भर में इंतखाबी जंग शुरू हो जाएगी। इलाकाई पार्टियों, समाजवादी पार्टी और बीएसपी से हौसला पाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने 2-3 महीना पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किए जाने का फैसला किया है। चुनांचा मकर संक्रांति के फौरन बाद दोनों पार्टियों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू हो जाएगा। आम रजामंदी
नसबंदी वाली सीटों के उम्मीदवारों के नाम का पहले ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस जराये के मुताबिक राहुल गांधी ने गुज़िश्ता साल जनवरी में जयपुर के एहतसाबी कैंप में जो ज़ाब्ता तय किया था, उसके मुताबिक मुमकिना उम्मीदवारों की फेहरिस्त बन गई है। इसी फेहरिस्त में जिन सीटों और उम्मीदवारों के नाम पर रजामंदी बनी है, उसका ऐलान जनवरी के आखिर तक किया जा सकता है। ऐसी सीटों की तादाद 200 बताई जा रही है। इसी तरह बीजेपी भी अपने करीब 100 उम्मीदवारों की फेहरिस्त इसी महीने में जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि जनवरी में उसकी पहली फेहरिस्त जारी हो जाएगी। सपा ने अपने 75 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और बीएसपी भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। अगले लोकसभा इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी में हिकमत अमली की सतह पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। एक तरफ कांग्रेसी लीडरान का एक ग्रुप पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी को वजारत उज़्मा का दावेदार बनाकर उनको बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा करने की तैयारियां कर रहा है, तो दूसरी जानिब राहुल के करीबी लीडरान की एक टीम आम आदमी पार्टी को ही कांग्रेस के मुतबादिल के तौर पर खड़ा कर रही है। जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, मनीशंकर अय्यर जैसे लीडरान ने अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी का मुतबादिल बना दिया है और राहुल गांधी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। कहां राहुल को मोदी के मुकाबले खड़ा किया जा रहा था और कहां कांग्रेसी लीडरान ने उनको केजरीवाल भी नहीं बल्कि कुमार विश्वास की सतह पर ला दिया है। कांग्रेस में हिकमत अमली का ये कंफ्यूजन पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है। कांग्रेस में 17 जनवरी से पहले राहुल की नई टीम बनाने, राहुल को वजारत उज़्मा के दावेदार के तौर पर पेश करने, प्रियंका को तशहीर में सरगर्म करने और सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल की शबीह निखारने की तैयारियां हैं। तो दूसरी जानिब कांग्रेसी लीडरान बिना खर्च के ही आप और अरविंद केजरीवाल की तशहीर में लगे हुए हैं। कांग्रेसी लीडरान की हिमायत से आपकी हुकूमत बनी है और कांग्रेसी लीडरान की तारीफ व हिमायत की वजह से ही केजरीवाल इब्तदाई इंतखाबी सर्वे में वजारत उज़्मा के दूसरे सबसे मकबूल दावेदार के तौर पर उभरे हैं और राहुल बहुत दूर तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क को अपनी पहुंच और असर के नजरिए से 3 हिस्सों में तकसीम कर सियासत करती हुई दिख रही है। आमतौर पर माना जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदों वाली रियासत बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड है, जिनकी 134 सीटों में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। लेकिन अब तक इन रियासतों में से बिहार को छोड़कर बाकी दोनों जगह कोई खास माहौल नहीं बनता दिख रहा है और तीनों जगह पार्टी सहरुखी या चहारुखी मुकाबले में फंसी हुई दिख रही है। बीजेपी के लिए इनसे भी ज्यादा उम्मीदें मगरिब और वस्त हिंदुस्तान की 5 रियासतों से है। इस इलाके की रियासतों को लेकर पार्टी की अलग हिकमत अमली है और यहाँ से पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 139 सीटों में से बीजेपी कम से कम 100 सीटें जीतने का हदफ लेकर चल रही है। इन 5 रियासतों में कांग्रेस के पूरे सफाये की उम्मीद है और मुकाबला बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी का होता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 4 पार्टियों का अजीम इत्तेहाद बना लिया है। गुजरात से चूंकि खुद नरेंद्र मोदी वजारत उज़्मा के दावेदार हैं, इसलिए वहां पार्टी तमाम सीटें जीतने का हदफ लेकर चल रही है। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए हाल के असेंबली इंतखाबात के नतीजों की बुनियाद पर पार्टी कांग्रेस के सफाया कर देने की उम्मीद कर रही है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। बीजेपी वजारत उज़्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह पर तंज किया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास में वजीर आजम के जरिए दिए गए बयान की याद दिलाते हुए मोदी ने इशारा किया कि हिंदुस्तान के अच्छे दिन इलेक्शन के बाद आएंगे। मोदी ने तंज करते हुए कहा कि वजीर आजम ने कल एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मायूस होने की जरूरत नहीं है, अच्छे दिन जल्द ही आने वाले हैं। मैं वजीर आजम की बात से मुत्तफिक हूँ, मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको 4-6 महीने इंतजार करना पड़ सकता है, अच्छे दिन यकीनी तौर पर आएंगे। कांग्रेस और यूपीए हुकूमत पर हमला करते हुए मोदी ने कहा कि यूपीए हुकूमत के घोटालों, फैसला नहीं ले पाने और गिरी हुई और तकसीम करने वाली सियासत के सबब हुकूमत और उसके लिए जान पर से अवाम का भरोसा उठ गया है। गैर मुकीम हिंदुस्तानियों के इजलास के एक सेशन को खिताब करते हुए मोदी ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से इंतखाबी अमल और मुल्क में हो रहे बदलाव में हिस्सा लेने को कहा। मोदी ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से कहा कि मेड इन इंडिया ब्रांड को पूरी दुनिया में फैलाने की जरूरत है।
मरकजी हुकूमत ने अदालत उस्मा के सामने तस्लीम किया है कि कोयला कानकुनी तकसीम में कुछ न कुछ गलत जरूर हुआ है। जस्टिस RM लोहड़ा की सदारत वाली बेंच के सामने अटॉर्नी जनरल गुलाम वहनवती ने एक तरह से कोयला कानों की तकसीम में हुकूमत की गलती को तस्लीम करते हुए कहा कि हुकूमत ने अच्छी नीयत से फैसले किए, लेकिन लगता है कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने माना कि कहीं कुछ गलत हुआ है और कुछ बेहतर किए जाने की जरूरत है। इस मामले की आज समाअत शुरू होते ही जजेस ने चुनिंदा कोयला कानों के तकसीम को मंसूख करने के तय मरकज का नजरिया जानना चाहा। अटॉर्नी जनरल ने इस पर कहा कि हुकूमत अगले हफ्ते इस मामले पर अपना नजरिया वाज़ेह करेगी। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि वजारत उस्मा के बारे में पार्टी जल्द फैसला करे। हालांकि उन्होंने इलेक्शन से पहले वजारत उस्मा के दावेदार के ऐलान के उसूल से नाइत्तफाकी का भी इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वो लगातार कहते रहे हैं कि पार्लिमानी जमहूरियत में वजीर आजम या वजीर आला का उम्मीदवार पहले से ऐलान शुदा नहीं होता है। ये मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट व असम्बली अरकान से अपने रहनुमा चुनने का अख्तियार छीन लेता है। लेकिन मौजूदा हालात के बारे में उन्होंने कहा कि चूंकि कौमी मीडिया में और कौमी सतह पर बहस शुरू हो गई है, इस वजह से कांग्रेस सदर ने इशारा किया है कि इस पर गौर किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि इस पर पार्टी फैसला करे और कांग्रेस सरबराह फैसला करे। 17 जनवरी को होने वाले AICC कन्वेंशन से पहले दिग्विजय सिंह का ये तबसरा खास अहमियत का हामिल है। कर्नाटक के साबिक वजीर आला BS येदियुरप्पा आज बाज़ाब्ता तौर से बीजेपी में शामिल हो गए। करीब 1 साल के बाद अपने घर वापसी के मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़कर जाना एक बड़ी भूल थी। उन्होंने कर्नाटक इंतखाबात से पहले बीजेपी छोड़कर अपनी अलग पार्टी बना ली थी। हालांकि इंतखाबात में उनकी पार्टी की कारकर्दगी बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन उससे बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ। इंतखाबी नतीजों के बाद से ही बीजेपी में उनकी वापसी के कयास लगाए जा रहे थे। आज वो अपने हामियों के साथ बीजेपी के रियासती दफ्तर में पहुंचे, जहां बीजेपी के रियासती सदर प्रहलाद जोशी और पार्टी के दिगर सीनियर लीडरान ने उनका इस्तकबाल किया। उन्हें एक प्रोग्राम में पार्टी की इब्तदाई रुकनियत भी दिलाई गई। उनकी वापसी के इस प्रोग्राम में अनंत कुमार के अलावा पार्टी का कोई कौमी रहनुमा शामिल नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने मोदी को चैलेंज करते हुए कहा है कि उनको गुजरात के वजीर आला की कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि वो मोदी के कामकाज के बड़े मद्दाह रहे हैं और मानते हैं कि मोदी ने गुजरात में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अब वो बीजेपी के वजारत उस्मा के दावेदार हैं, इसलिए उनको वजीर आला के ओहदे को छोड़ देना चाहिए। गौरतलब है कि मोदी के करीबी कुछ लीडरान राज ठाकरे को भी महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत उस्मा ने सहारा ग्रुप से कहा है कि वो सरमायाकारों को लौटाए गए 22,000 करोड़ रुपए के फंड का जरिया बताएं। सहारा ग्रुप ने अदालत से कहा है कि उसने 22,000 करोड़ रुपए की रकम सरमायाकारों को वापस लौटा दी है। अदालत ने कहा है कि अगर कंपनी इस रकम का जरिया नहीं बताती है तो अदालत CBI और कंपनी रजिस्ट्रार से इसकी जाँच के लिए कह सकती है। अदालत ने सख्त मौकफ बरकरार रखते हुए सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो राय के बैरून मुल्क सफर पर लगाई गई पाबंदी को बरकरार रखा है। अमेरिका की एक विफाकी अदालत ने वीजा फर्जीवाड़ा मामले में उलझी हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े के खिलाफ चार्जशीट तय करने और समाअत शुरू करने की तारीख बढ़ाने से इनकार कर दिया है। दिव्यानी के वकील ने अदालत से कहा था कि 13 जनवरी तक इल्जामात तय करने और समाअत शुरू करने की तारीख को 1 माह मजीद बढ़ा दिया जाए, लेकिन अदालत ने इससे इनकार कर दिया है। सरकारी वकील प्रीत भरारा ने दिव्यानी की अर्जी की मुखालफत की थी। अदालत के फैसले पर दिव्यानी के वकील डैनियल आर्चचक ने कहा है कि वो दूसरे मुतबादिल पर भी गौर कर रहे हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत। लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा।
ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। औरंगाबाद में वाक़ दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। मुंबई में तमाम पार्टियां जबरदस्ती सियासत कर रही हैं। जमे जमाए लीडजान से ज्यादा गैर सियासी उम्मीदवारों की ज्यादा हवा बन रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी फिल्म अदाकार नाना पाटेकर को मशरिकी वस्त सीट से दावेदार बनाने की तैयारियां कर रही है। उनसे पार्टी लीडजान की बातचीत हो रही है। इसी तरह खबर है कि आम आदमी पार्टी की जानिब से भी अदाकार अनुपम खेर को टिकट दिया जाएगा। हालांकि अनुपम खेर की अहलिया किरण खेर बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे ही गुज़िश्ता दिनों रॉयल स्कॉटिश बैंक की सरबराह रही मीरा सान्याल भी आप में शामिल हुई हैं और वो जुनूबी मुंबई की सीट पर किस्मत आजमाएंगी। साबिक वजीर आजम लाल बहादुर शास्त्री के पोते आदर्श शास्त्री ने गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी कंपनी एप्पल की नौकरी से इस्तीफा देकर आपका दामन थामा है और हो सकता है कि वो भी मुंबई की किसी सीट से दावेदार बने। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में बहुत शानदार सियासी दांव चला है। पार्टी ने स्वाभिमान शेतकारी संगठन को 2 सीटें देकर इंतखाबी तालमेल कर लिया है। इस पार्टी के सरबराह राजू शेट्टी की मराठवाड़ा इलाके में बहुत मजबूत पकड़ है और उनको शरद पवार की टक्कर का किसान रहनुमा माना जाता है। अपनी साफ सुथरी सियासत के लिए भी वो काफी मशहूर हैं। उनके बीजेपी के साथ जुड़ने से पूरे मराठवाड़ा की 15 सीटों पर असर पड़ेगा। शरद पवार इन्हीं 15 सीटों से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको उलझा दिया है। पार्टी ने उनकी अपनी माढ़ा सीट भी राजू शेट्टी को दे दी है। इस सीट से अजीत पवार इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं। बीजेपी अपने दम पर विदर्भ में मजबूत है और मराठवाड़ा में राजू शेट्टी से पार्टी को मजबूती मिलेगी और मुंबई आसपास में शिवसेना व आरपीआई के रामदास अठावले गिरोह से उसे फायदा होगा। अपने यहाँ आपराधिक न्याय प्रक्रिया में गैर जमानती आरोपों की भरमार भी व्यवस्था को विकृत बना रही है। पुलिस ठीक नहीं है और दहेज के कानून में महज एक शिकायत पर पूरा परिवार पुलिस गिरफ्तारी में आ जाता है। फिर जमानत का भी एक सा कायदा नहीं। जाहिर है आपराधिक न्याय प्रक्रिया को बनाने और सुधारने में अपनी विधायिका पूरी तरह अविवेकी, नासमझ और लापरवाह रही है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। गुज़िश्ता दिनों सामने आए कई मामलात ने हिंदुस्तान की जराइम व इंसाफ सिस्टम पर संगीन सवाल खड़े किए हैं। खुली बहसों की बुनियाद पर या फिर टेलीविजन चैनलों के स्टूडियो में होने वाली बहस की बुनियाद पर या तहरीकों के नजरिए से कानून बनाए जाने या पुराने कवानीन में बदलाव के हुकूमत के तरीके ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया है। हुकूमत ने खवातीन के तय जराइम रोकने के लिए बेहद सख्त कानून बना दिया है। ये कानून एक जल्दबाजी में रद्द अमल के तहत बना है।
दिल्ली में 2012 के दिसंबर में हुई इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के वाक़े के बाद हुई तहरीक को देखते हुए हुकूमत ने पहले ऑर्डिनेंस नाफिज किया और फिर 3 महीने के अंदर इसे कानूनी शक्ल दे दी। ऐसे ही हम जिन्स परस्ती की हिमायत में चैनलों पर होने वाली बहसों की बुनियाद पर हुकूमत ने अदालत उज़्मा के फैसले को चैलेंज किया है। सवाल है कि इन कवानीन से क्या फायदा होता है। खवातीन के तई जराइम रोकने का सख्त कानून कुछ ही दिन में 1 साल का हो जाएगा, लेकिन जिस दिल्ली में हुई तहरीक के बाद इसे बनाया गया था उसी दिल्ली में यह कानून नाफिज होने के बाद एक अंदाजे के मुताबिक आबरूरेजी के वाकयात में 300% का इजाफा हुआ है। जाहिर है कि इस सख्त कानून का खौफ मुजरिमों के दिलों में बैठा नहीं है। जराए का कहना है कि कानून का खौफ तब तक नहीं बैठेगा जब तक उसके अमल का बेहतर बंदोबस्त